कॉन्टिनेंट दुनिया का एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट जिससे होकर तीनों मेन लैटिट्यूड लाइन या रेखाएं पास आउट होती है, गुजरती है। पहली 23.5 डिग्री की कर्क रेखा जिसे बोला जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मिस्र, लीबिया, नाइजर, अल्जीरिया, माली, मॉरिटानिया और पश्चिमी सहारा से होती हुई इस तरह से गुजरती है। दूसरे नंबर पर कौन सी आती है बेटे? 0 डिग्री की विषुवत रेखा। ये 0 डिग्री की विषुवत रेखा सोमालिया कीनिया, युगांडा, जायरे, कांगो और केवान नाम से 6 देशों से होकर गुजरती है। फिर तीसरे नंबर पर कौन सी आती है नीचे? 23.5 डिग्री साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न मकर रेखा जो 5 देशों से गुजरती है, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और नामीबिया। इस तरह से ये एक ऐसा देश हो जाता है जो चारों गोलार्धों में फैला हुआ देश है। चारों गोलार्ध मतलब इसका विस्तार नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर सभी। भाई ईस्टर्न हेमिस्फीयर किसे कहा जाता है? 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न रेखा, 0 डिग्री का जो प्राइम मेरिडियन है, इस प्राइम मेरिडियन के ईस्टर्न कंट्रीज को, पूर्वी देशों को हम क्या कहते हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर कंट्री या पूर्वी गोलार्ध के देश। और इसमें इसके पश्चिम में जो होंगे उन्हें क्या कहेंगे? पश्चिमी गोलार्ध के देश। इसी प्रकार विषुवत रेखा के उत्तर वाले देश क्या कहलाते हैं? उत्तरी गोलार्ध की कंट्रीज या उत्तरी गोलार्ध के देश, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कंट्री। और दक्षिण वाले क्या कहलाते हैं? क्लियर? इस महाद्वीप का सबसे उच्चतम बिंदु, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट इज माउंट किलिमंजारो व्हिच इज सिचुएटेड एट तंजानिया। कहां पर स्थित है ये? तंजानिया में। मैंने आपको बताया कि ये तंजानिया में मौजूद माउंट किलिमंजारो है। और किलिमंजारो पर्वत की एक बड़ी विशेषता ये है कि आमतौर पर विषुवत रेखीय क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं होती है। इक्वेटोरियल जोन पर जो चूंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं इसलिए वहां पर बर्फबारी नहीं होती, परंतु ये एक एक्सेप्शनल केस है। ये अपवाद का विषय है कि तंजानिया में मौजूद किलिमंजारो पर्वत पर चोटी पर साल भर बर्फ जमी रहती है। ऐसे दुनिया में कुछ और भी पर्वत हैं एंडीज पर्वतमाला में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ का सबसे उच्चतम बिंदु माउंट किलिमंजारो, यहाँ का सबसे निम्नतम बिंदु असल झील, यहाँ की सबसे लंबी नदी नील नदी जो कि दुनिया की भी सबसे लंबी नदी है, which is also the longest river of the world। अब इस नदी का उद्गम कैसे होता है? 2 शाखाओं के रूप में होता है। लेक विक्टोरिया से निकलती है श्वेत नील और लेक टाना से निकलती है नीली नील। दोनों जाकर खार्टूम में यानी कि उत्तरी सूडान की राजधानी खार्टूम में जाकर मिल जाती है और वहां से नील नदी चलती है 6695 मीटर की लंबाई। भारत जैसे 2 देशों को पार कर जाए 6600 तो हुई ना दुनिया की सबसे लंबी। जाती कहाँ है? उत्तर में मेडिटेरियन सी पर जाकर गिर जाती है और मिस्र से होकर गुजरती है। इसी मिस्र को क्या कहा जाता है? नील नदी का वरदान, द गिफ्ट ऑफ द नाइल रिवर। क्लियर? इसके पूर्व में एशिया महाद्वीप है, इसके पश्चिम इसके उत्तर में यूरोप महाद्वीप है ना। उत्तर पूर्व में जब एशिया महाद्वीप है तो इसको कौन सेपरेट कर रहा है एशिया महाद्वीप से? स्वेज कैनाल या स्वेज नहर, लाल सागर और अदन की खाड़ी और साथ में बाब मानव जल संधि। ये 4 बॉडीज ऐसी हैं जो इनको पृथक करती है किससे? एशिया से। लेकिन एशिया से एक बॉडीज को जोड़ भी रही है, वो क्या है बेटा? ये पेनिनसुला जिसे बोला जाता है सिनाई प्रायद्वीप। क्या बोला जाता है इसे? सिनाई पेनिनसुला या सिनाई प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। इसके उत्तर में मौजूद है मेडिटेरियन सी या भूमध्य सागर। अब भूमध्य सागर और उत्तर अटलांटिक महासागर, नॉर्थ अटलांटिक ओशियन, इन दोनों के पानी को जोड़ने वाली यहाँ पर एक जल संधि है जिसे बोला जाता है जिब्राल्टर जल संधि। जल संधि क्या बोला जाता है बेटे? जिब्राल्टर जल संधि। यूरोप को अफ्रीका से अलग कर रही है क्योंकि जल संधियों की विशेषता होती है कि वो 2 स्थल खंडों को अलग करती है और 2 वाटर बॉडीज या जल राशि को जोड़ती है। तो जल राशि कौन सी जुड़ी? मेडिटेरियन सी और अटलांटिक ओशियन। और अलग कौन हुआ? यूरोप का स्पेन और अफ्रीका का मोरक्को। अब इस जल संधि का एक नाम है। इस जल संधि को एमपीएससी जैसे एग्जाम में कई बार प्रीलिम्स में पूछा गया और वो पूछते हैं कि निम्न में से किस जल संधि को की ऑफ द
मेडिटेरेनियन सी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी के नाम से किस जल संधि को जाना जाता है? तो वो जल संधि है जिब्राल्टर जल संधि, जिसे भूमध्य सागर की कुंजी या की ऑफ द मेडिटेरियन सी के नाम से जाना जाता है।